अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। आज मईशत पर फोकस करेंगे, 4 अहम मामलात पर हम बात करेंगे। तस्करा करेंगे कि अभी तक एक कन्फ्यूजन हमें नजर आ रही है। IMF का जो प्रोग्राम है उसको बहाल करवाने के हवाले से मुख्तलिफ बयानात हुकूमती वज़रा की तरफ से सामने आ रहे हैं और इसकी क्या वजह है, इस पर बात करेंगे। दूसरा तस्करा करेंगे कि इस सारे कन्फ्यूजन में महंगाई के जो तमाम रिकॉर्ड है पाकिस्तान के अंदर वो टूट गए हैं, उसकी क्या वजूहत हैं। और दूसरा, बजट ज़ाहिर है कि चंद दिनों में हुकूमत पेश करने वाली है, लेकिन तस्करा करेंगे कैसे वो एक अनरियलिस्टिक तरीके से जो डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर है उसको रख के ये बजट बना रहे हैं। और आखिर में जिक्र करेंगे कि क्यों भारत ने अचानक से जो जुलाई में उन्होंने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो सरबराह कॉन्फ्रेंस है उसकी मेजबानी करनी थी, उसको इन पर्सन के बजाय अब कहा है कि ये वर्चुअल होगी, यानी कि वीडियो लिंक या ऑनलाइन जो इजलास होगा। इसकी क्या वजह है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगाज करेंगे आज की जो बड़ी खबर है, और इस हफ्ते अगेन मईशत पर फोकस। और आगाज में इस हफ्ते के हमें पता चला कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक दफा फिर जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं IMF की, उनको टेलीफोन किया। और शहबाज, जाहिर है कि उस टेलीफोन की वजह ऑब्वियसली सबको पता है कि यही है कि जो प्रोग्राम हमारा फंसा हुआ है इतने अरसे से, जो अगली किस्त हमें जारी होनी थी हो नहीं पा रही, तो वो उन्होंने कोशिश की है। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि जब बात उस लेवल तक पहुंच जाए, जाहिर है कि इसका मतलब है कि मिनिस्टर लेवल पे या ऑफिशियल लेवल पे कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा, तो इसलिए फिर प्राइम मिनिस्टर ने खुद MD को कॉल की। क्या कोई ब्रेक थ्रू हुआ उस टेलीफोन कॉल की वजह से? देखिए, इसमें ब्रेक थ्रू तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जो अभी आपने बात की ना कि इस लेवल तक बात कैसे पहुंच गई कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को इंटरवीन करना पड़ा। याद है, ये दूसरी दफा था कि प्राइम मिनिस्टर को मैनेजिंग डायरेक्टर को कॉल करना पड़ा। लास्ट टाइम उन्होंने दिसंबर में कॉल की थी, उस वक्त भी वजारत खजाना नाकाम हो गई थी। इवन के जो डेट्स मिलनी थी इनको IMF के रिव्यू मिशन की, वो डेट्स नहीं मिल रही थी। तो प्राइम मिनिस्टर ने कॉल किया मैनेजिंग डायरेक्टर को। उस वक्त भी फिर मैंने ही खबर की थी कि PM की और MD की कॉल हुई है। फिर वो जब हमने रिपोर्ट कर दिया तो फिर प्राइम मिनिस्टर ने भी किसी एक इवेंट में उसका एक फायदा तो हुआ कि फिर जो IMF का जायजा मिशन है वो पाकिस्तान के दौरे पर आया ना, फिर मतलब जायजा मिशन है। तो यही अब दूसरी दफा हुआ है कि फिर कुछ 4-5 माह से लगे हुए थे वजारत खजाना वाले और IMF वाले, और इनसे ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा था। तो एटलीस्ट जो कम्युनिकेशन एक ब्लॉकेड आ गया था, वो खत्म हुआ प्राइम मिनिस्टर की कॉल करने से। क्या बात हुई, क्या आगे तवक्कुआत है, उस पर बात करते हैं। लेकिन जो मुझे कुछ जराए बताया कि जब वहां पे मौजूद थे जब ये टेलीफोन कॉल हुई, कि कॉल के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इतने खुश नहीं थे। उनका ये ख्याल था कि शायद इस लेवल तक बात नहीं आनी चाहिए थी कि उनको खुद इंटरवीन करना पड़े। वो इस बात पे भी खुश नहीं थे कि जो कन्वर्सेशन हुई, जो एक उनका ओवरऑल जो IMF की डिमांड्स थी, उसमें कोई ऐसा कोई सॉफ्टनेस जो है वो सामने नहीं आई। जब इन्होंने दिसंबर में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कॉल किया था, उस वक्त भी यही बात हुई कि IMF ने कुछ अपनी शराइत थी वो ले डाउन कर दी थी, जिसमें एक सबसे बड़ी शर्त यह थी कि जो हमारा जो रुपया था उसको बकौल IMF के एक आर्टिफिशियली हुकूमत पाकिस्तान ने रोका हुआ था, जबकि रुपए की जो इंटरबैंक की कदर थी और ओपन मार्केट में जो उसकी प्राइस थी उस पर बहुत ज्यादा फर्क था। लेकिन जब ये कॉल होती है उसके बाद फिर मीटिंग्स होती हैं, और फिर 26-27 जनवरी को आपने देखा कि IMF के मिशन के आने से पहले कैसे यकदम रुपए की कदर में गिरावट हुई और वो 270-275 पे पहुंच गए, फिर थोड़ा सा रिवर्स हुआ। तो अभी फिर वही बात है। इस हफ्ते भी कुछ जादू चला है जो आगे चल के ये जादू जरा दूसरा किस्म का है। हाँ। लेकिन जो डिमांड्स IMF की आई हैं वो 3 बड़ी डिमांड्स उनकी आई हैं। नंबर 1 कि अगले माली साल का बजट हमारे साथ शेयर किया जाए। वजारत खजाना पहले इनकार कर चुकी थी वो बजट शेयर करने से, अब उन्होंने शेयर कर दिया है। किस हद तक हकीकत पसंदाना है नहीं है वो बात की बात है। दूसरी डिमांड उनकी ये थी कि आपने जो $6 अरब के गैर मुल्की कर्जों का इंतजाम करना है, और मुसलसल आप लोग कह रहे हैं कि हमने कर लिया है, हकीकतन हुकूमत पाकिस्तान इंतजाम नहीं किया, वो पैसे पूरे करे। नंबर 3 कि उन्होंने कहा जी आपकी फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी है क्या। इंटरबैंक में रेट 285 का है, ओपन मार्केट में आपका 315-316 का मिल रहा है। मुझे खुद अपना जो आज क्रेडिट कार्ड का बिल मिला उसके ऊपर मुझे जो रेट लगा है वो 316 रुपए का लगा है।
मेरे बिल के अंदर ये रेट लगा तो वो जो स्टेट बैंक का जो सर्कुलर था वो चले वो आगे जाके एडजस्टमेंट Discuss करेंगे? पिछले महीने नहीं वो एडजस्टमेंट आगे आपको हो सकता है मिल जाए, बट ये तो पिछली ट्रांजैक्शंस थी ना, ठीक है। तो उस पर पुराना रेट लगना। तो मतलब ये इंटर बैंक अगर मेरा कोई बाहर से डॉलर आया तो उसका रेट मुझे 282 या 283 रुपए मिल रहा है, और जब मैंने कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन की है, आपने कोई पेमेंट की है, तो उसका मुझे ओपन मार्केट में जो चल रहा है, ओपन मार्केट में, तो ये एक तजाद था। इसके ऊपर फिर ये उनकी डिमांड सामने आई। लेकिन इसमें एक जो चीज जो स्टेटमेंट आईएमएफ की तरफ से सामने भी आया, जो लोगों के लिए मेरे ख्याल में जो लोग फॉलो करते हैं एक अनयूजुअल था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर भी एक लिहाज से तबसरा किया भी है। वो कहते हैं हम तबसरा करना भी नहीं चाहते, और वो कहते हैं कि जो भी मौजूदा हालात हैं विदाउट नेमिंग एनीवन, कि उसका आइन और कानून के तहत आप उसका हल निकालें। अब इस बयान को भी बहुत से लोग विद सस्पिशन देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो आईएमएफ का मैंडेट है नहीं, आईएमएफ का क्या लेना देना पाकिस्तान के या किसी भी मुल्क के पॉलिटिकल हालात से। आप इतने अरसे से फॉलो कर रहे हैं, डू यू थिंक दैट वाज अनप्रेसिडेंटेड? ये इंतहाई गैर मामूली किस्म का उनका आईएमएफ का बयान था। जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कानून में तरमीम की बात हो रही थी, शौकत तरीन साहब वजीर खजाना थे, तो इन्होंने कुछ डिमांड्स की थी जो शौकत तरीन ने मेरे से बात की, मैं गालिबन की फिर मीडिया से भी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि आईएमएफ ये डिमांड जो है गैर आईनी है, तो उसके ऊपर एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग इसको फील किया गया था, और आईएमएफ एकदम डिफेंसिव पोजीशन के ऊपर चला गया था। और उन्होंने फिर हमसे बात की, उन्होंने कहा कि नहीं, हम कोई ऐसी डिमांड पाकिस्तान से नहीं करेंगे जो कि गैर आईनी हो, हमारा जो भी प्रोग्राम होगा पाकिस्तान के आइन के अंदर रहते हुए होगा। तो अभी भी इनकी गैर मामूली स्टेटमेंट है नेथन पोर्टर की ये वाली बात कहना कि पाकिस्तान को अपने जो डोमेस्टिक मसाइल हैं वो आइन और कानून के तहत ही हल करने चाहिए। तो ये आईएमएफ के कहने की बात नहीं है, ह्यूमन राइट्स वाले बात करें, कोई और बात करें तो हमें समझ आती है, उनका ये काम नहीं है। लेकिन कामरान, यहाँ पे जो इससे सबसे बड़ा इशू है कि हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी विद रिगार्ड टू द आईएमएफ क्या है। इसको नाज़रीन अगर आप दो चीजों को अगर आप देखिए, वजीर आजम साहब की आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर से हफ्ते वाले दिन बात होती है, जिसको मैंने रिपोर्ट किया था मंडे को एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए, तो वो खबर हमारी जब छपती है, उसके जो हफ्ते को जो कन्वर्सेशन प्राइम मिनिस्टर की होती, उस वक्त तक ये बात मीडिया में पब्लिक नहीं थी। संडे को जो हमारे वजीर खजाना है वो इंटरव्यू देते हैं जियो न्यूज को, सलीम साफी साहब को, और उसमें वो 3-4 चीजों को वो क्रिटिसाइज करते हैं आईएमएफ की, जिसमें सबसे वो जो उनके दो बड़े उन्होंने सख्त अल्फाज का उन्होंने इस्तेमाल किया कि अगर आईएमएफ 9वां रिव्यू कंप्लीट नहीं करता तो ये एक बड़ी ही एक शेमफुल बात होगी। फिर उन्होंने कहा कि आईएमएफ एक्सट्रीमली बाइस्ड होगा अगर आईएमएफ 9वां रिव्यू कंप्लीट नहीं करता। फिर उन्होंने दोबारा कहा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जो ऑटोनॉमी दी गई है वो जरूरत से ज्यादा दे दी गई है, इतनी खुद मुख्तारी नहीं मिलनी चाहिए थी। एक्सचेंज रेट के ऊपर भी उन्होंने बात की कि रुपए की जो कदर है वो 240 या 244 है, और उनका कि अब तो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ रही हैं इसके हवाले से उनके व्यू को जो स्ट्रेंथन करती हैं। यहाँ पे मकसद ये है कि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कोई और बात करते हैं, वो मामला को हल करना चाहते हैं और वो चाह रहे हैं कि मसला हल हो जाए और जो 9वां रिव्यू पेंडिंग पड़ा हुआ है पिछले 6-7 माह से वो कंप्लीट हो जाए। दूसरी तरफ वजीर खजाना साहब की वही पोजीशन है। ना सिर्फ ये एक चीज कॉन्ट्राडिक्शन सामने आ रही है, एक और जो चीज अहम है, वजीर खजाना का ख्याल है कि पाकिस्तान के पास ऑल्टरनेट ऑप्शंस है अगर आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं भी होता, और ये बात उन्होंने कुछ माह पहले उन्होंने कही कि पाकिस्तान को विद और विदाउट आईएमएफ के बगैर जो है वो बगैर रहना सीख लेना चाहिए, और हमें वहां से पहले इंडिकेशन मिली थी कि शायद अब आईएमएफ नहीं होगा। लेकिन कल जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस हैं डॉक्टर आयशा पाशा, उन्होंने नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में एक सवाल किया जब एमएनए अली परवेज ने, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आयशा पाशा साहिबा का ये जवाब था, नहीं, पाकिस्तान कोई और ऑप्शन कंसिडर नहीं कर रहा, देयर इज नो प्लान बी। अब ये इतनी बड़ी बात है कि आयशा पाशा कह रही है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ चॉइस है आईएमएफ, और जबकि हमारे वजीर खजाना कह रहे हैं कि नहीं, देयर आर अदर ऑप्शंस आल्सो। तो ये कामरान, ये जो कॉन्ट्राडिक्शंस आ रही हैं ये बड़ी सीरियस इन नेचर है। हम मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? या तो अगर आईएमएफ ही हमारे पास ऑप्शन है तो फिर हम वो काम करें जो कि आईएमएफ चाह रहा है आपसे, ठीक है, विद इन द आईएमएफ फ्रेमवर्क। मैं ये नहीं कह रहा कि वो काम करें जो फ्रेमवर्क के अंदर है ही नहीं, बट आपको वो काम तो करने हैं ना। यहां पे कुछ मामला दूसरा है। एक सवाल हुआ कल डॉक्टर आयशा से विद रिगार्ड टू द न्यू बजट जो पाकिस्तान ने शेयर किया आईएमएफ के साथ, कि आपने बजट शेयर किया तो उसके हवाले से फिर क्या था। उन्होंने कहा कि हमने जो बजट उनके साथ शेयर किया वो लार्जली और ब्रॉडली, दो अल्फाज का उन्होंने इस्तेमाल किया कि लार्जली एंड ब्रॉडली इन लाइन विद द आईएमएफ गाइडलाइंस। अब ये जो लार्जली और ब्रॉडली का मतलब ये है कि ये एग्जैक्ट जो आईएमएफ आपसे मांग रहा है वो उसके मुताबिक
नहीं है। ये वही बजट आईएमएफ के साथ शेयर किया गया जो हमने पिछले हफ्ते अपने प्रोग्राम में जिसका तज़किरा किया था कि 14,600 अरब का बजट है और बाकी उसकी सेक्टोरल एलोकेशंस क्या है और बजट का खसारा कितना है। तो ये जो चीज़ है मुझे लग नहीं रहा, मेरा जो एक एनालिसिस है और मेरी थोड़ी सी जो मेरा मुझे लग रहा है कि चीज़ों उस तरफ जा रही है कि हुकूमत पाकिस्तान शायद एक पेज के ऊपर नहीं है व्हेन इट कम्स टू द आईएमएफ। मुझे ये लग रहा है और कि वज़ीर आज़म चाह रहे हैं कि प्रोग्राम हो जाए, लेकिन वजारत खजाना शायद एक डिफरेंट व्यू ले रही है। लेकिन उसके अंदर देखें, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी होती है, अब ये तो नहीं हो सकता है कि आपका वाकई अगर आप आईएमएफ के ऊपर तकिया कर रहे हैं फॉर ऑल द रीजंस, अब जितने भी टफ मेजर्स लिए, ये जो 9th रिव्यू है वो कंप्लीट होके नहीं दे रहा, अगली किस्त जारी नहीं हुई और ये प्रोग्राम हो सकता है कि उसके बगैर ही वो खत्म हो जाए। तो अगर आपकी कोई स्ट्रेटजी होती भी है तो शायद आपको पब्लिकली वो डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। अगर आपका प्लान बी है भी तो ज़ाहिर है कि प्लान बी तो यही होगा ना कि आप चीन और आपके जो दोस्त ममालिक है उनसे करेंगे, तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं या जो आईएमएफ है वो तो इस चीज़ को पसंद नहीं करेगा। एक तो इसको पब्लिकली चीज़ को आना नहीं चाहिए था, दूसरा एक तो ये प्रोग्राम, अब जून हम आ चुके हैं, ये प्रोग्राम मुझे लगता है कि एक मौजज़ा होगा कि अगर उससे पहले एक किस्त हमें और मिल जाए, हम जो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद आप ही की खबर थी कि पाकिस्तान के जो हालात हैं कि अब एक और प्रोग्राम की हम बात करें, अगर ये प्रोग्राम खत्म भी होता है तो उसके बाद एक नए प्रोग्राम की बात हो रही है। तो इस हवाले से क्या है, डू यू थिंक कि ये प्रोग्राम अब्रप्टली बगैर कंप्लीट हुए खत्म होगा तो आईएमएफ हमें इतना आसानी से एक अगला प्रोग्राम भी दे देगा? देखिए, जो वजारत खजाना है वो काफ़ी अरसा से वज़ीर खजाना साहब को ये एडवाइस कर रही थी, उनको अपनी जो उनकी एक इंटरनल एक एडवाइस होती है कि हमें नए प्रोग्राम की बात आईएमएफ से छेड़ लेनी चाहिए, कर लेनी चाहिए कि शायद हम अगले प्रोग्राम की भी हमें ज़रूरत पड़े, जो भी पाकिस्तान के हालात है वो सबके सामने है। तो वो चीज़ शायद कम्युनिकेट आईएमएफ को नहीं हो रही थी। ऑल्दो आईएमएफ को भी अंदाजा है, हमें भी अंदाजा है कि आईएमएफ के बगैर अगले एक साल भी मुश्किल है हमारा, हमें चलना पड़ेगा, नए प्रोग्राम में भी जाना पड़ेगा। पहली दफ़ा जो मेरा ख्याल है, आई एम नॉट श्योर, पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर से ये बात की है, उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया है कि हम अगला प्रोग्राम भी करना चाहते हैं। तो उसको आगे से रेसिप्रोकेट भी किया गया कि हाँ कुछ हालात ऐसे हैं पाकिस्तान के मुझे अब एग्जैक्ट तो नहीं पता दोनों की क्या कन्वर्सेशन है, जिसका मतलब ये था कि शायद आईएमएफ की जो एमडी ने कहा कि हाँ आपको उसी तरफ जाना पड़ेगा, रास्ता वही है। अब इशू ये है कि अगर ये वाला जो प्रोग्राम है रिवाइव नहीं होता, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन तो वाज़े आ रही है ना स्टेटमेंट्स के अंदर, अगर ये प्रोग्राम रिवाइव नहीं होता और ये खत्म हो जाता है 30 जून को, तो $6.5 अरब में से हमें सिर्फ $3.9 अरब मिलेगा। उससे बढ़कर जो ज्यादा एक हमारे लिए नुकसानदेह चीज होगी कि जो एक एतमाद का फुकदान है बिटवीन पाकिस्तान एंड दी आईएमएफ, वो और बढ़ जाएगा या एटलीस्ट वो कम नहीं होगा, क्योंकि अगर वो नहीं कम होता तो फिर अगले प्रोग्राम के लिए जो मुज़ाकरात हैं वो इतने आसान नहीं होंगे, बहुत सारी चीजें हमें अपफ्रंट करनी पड़ी होंगी। दूसरी जो अपने प्लान बी की बात की, एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी इकोनॉमी के ऊपर, बिल्कुल, और हमने अपने प्रोग्राम में बताया था कि वहां पे ये बात हुई है कि हम आईएमएफ के बगैर गुजारा कर सकते हैं अगर आईएमएफ नहीं होता। उसमें दो हमारे उनके खैर थे चीजें, एक तो ये था कि दोस्त ममालिक से आप पैसा अरेंज करें, दूसरा ये जो इंपोर्ट्स को इन्होंने कदगन लगा के अभी तक दिवालिया होने से पाकिस्तान को बचाया हुआ है, तो ये उनकी स्ट्रेटेजी इन अ वे वर्क तो कर रही है, बट दिस इज नॉट सस्टेनेबल। उसका ये वाला पार्ट उस स्ट्रेटेजी का कि आप दरामदद रोकिए, कुछ पैसा अपना बचाइए और अदायगियां करते रहिए, ये तो कामयाब हो रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉस्ट के लोगों को क्या कीमत नहीं। ये तो है कि यू आर डिलेइंग द इनएविटेबल कि आप मतलब अगर चलें, हमने अगर अप्रैल में खुदा ना खास्ता अगर डिफॉल्ट करना था तो आप उसको स्ट्रेच कर लेंगे, चलें आप जून जुलाई तक सितंबर तक एग्जांपल दे रहे हैं। आईएमएफ का तब तक नया प्रोग्राम आ जाए या कि दोस्तों से पैसा आ जाए, लेकिन दोस्तों से अभी तक पैसा नहीं आ रहा। कामरान, एक चीज हाईलाइट करने की जरूरत है बिफोर वी गो टू द ब्रेक। बजट स्ट्रेटेजी पेपर बनाना होता है वजारत खजाना ने हर साल, और एक कानून है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट 2019 का है, उसके तहत वजारत खजाना को हर साल 15 अप्रैल तक ये बजट स्ट्रेटेजी पेपर बनाकर काबीना से अप्रूवल उसका लेकर अपनी वेबसाइट के ऊपर डालना होता है। नाज़रीन, आज की तारीख तक ये बजट स्ट्रेटेजी पेपर नहीं बना और वजारत खजाना एक कानून की एक खिलाफ वर्जी कर रही है। ना सिर्फ खिलाफ वर्जी कर रही है, वो इसके ऊपर यहां तक सूरत हाल हो चुकी है कि आईएमएफ के साथ तो बजट एक शेयर हुआ जैसा भी है, वो जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स हैं, जो नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस है, उसके साथ बजट स्ट्रेटेजी पेपर के नंबर्स शेयर नहीं हुए। तो ये क्या यही एक इज्जत रही है पार्लियामेंट की कि आईएमएफ उसको तो आप सुप्रीम ठहरा रहे हैं, किसी भी दबाव के तहत हो या खुद आप खुद देना चाह रहे हैं, उनके साथ तो बजट शेयर कर रहे हैं, और वो जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के जिन्होंने आपका बजट पास करना है
जब आप इसको 9 जून को पेश करेंगे तो उनके साथ आप बुनियादी खदोखाल उसके नंबर्स भी शेयर नहीं करें, तो मेरे ख्याल कामरान ये एक बड़ी ही एक कॉन्ट्राडिक्शन इनकी पॉलिसीज के अंदर और ये कानून की भी वायलेशन हो रही है। इसीलिए शायद जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये कहते हैं कि शायद उनका उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं की जाती, रिस्पेक्ट जो है वो अर्न की जाती है। धोखे एक हाल ही में एक नया कानून भी पास किया है कि अगर आप पार्लियामेंट या पार्लियामेंटेरियन को अगर कुछ ऐसा वैसा कहेंगे तो आपके ऊपर भी शायद वो तौहीन का जो है वो केस बन सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में रिस्पेक्ट जो है वो आपको अर्न करनी पड़ती है। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद तस्करा करेंगे कि महंगाई ने जो तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, क्या उनकी डिटेल्स हैं, ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मई के जो आदादो शुमार आए हैं महंगाई के, तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। मई में महंगाई की जो शरह पिछले साल के मुकाबले में पाकिस्तान में 38% रही है और जब से पाकिस्तान बना है इतनी ज्यादा महंगाई की शरह नहीं रही। और शहबाज बावजूद इसके कि हमने देखा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने और हुकूमत ने जो भी इकदाम किए कि महंगाई को किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए, लगता है कि वो जो इकदाम हैं कारगर साबित नहीं हो रहे। खास करके जो इंटरेस्ट रेट है मुसलसल जो बढ़ाया जा रहा है, 21% शायद अभी इंटरेस्ट रेट है, लेकिन उसके बावजूद महंगाई का जो तूफान है वो थमने नहीं पा रहा। तो इसका मतलब है वंस अगेन जो पहले भी हम डिस्कस करते रहे कि शायद पाकिस्तान के इकोनॉमी के फंडामेंटल्स कुछ ऐसे हैं कि शायद उसका इन्फ्लेशन का और इंटरेस्ट रेट का कोई आपस में कोई इतना ताल्लुक नहीं। इंटरेस्ट रेट बेशक आप बढ़ाते जाएं फिर भी महंगाई जो है वो कंट्रोल नहीं होती। कानून यहाँ पे एक मसला है। मसला ये है कि 12 जून को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का दोबारा इजलास हो रहा है। ये एमपीसी ही शरह सूद में इजाफे या कमी या उसको कायम रखने का फैसला करती है। 9 जून को आपका बजट पेश होगा। अगर हमने 9वां रिव्यू IMF के साथ कंप्लीट करना है तो 9 जून का बजट IMF देखेगा, उसके बाद वो 12 जून की आपकी शरह जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है उसको वो देखेगा। तो इंटरेस्ट रेट इसका मतलब अगर IMF के मुताबिक हुआ तो फिर ये फर्दर इंक्रीज हो सकता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन का नंबर तो कल से डिस्कस हो रहा है, उस पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है कि 38% है जो महंगाई की शरह है मई के महीने में, और पाकिस्तान की तारीख का ये हाईएस्ट एवर इन्फ्लेशन का नंबर है जब से ये हिस्ट्री रिकॉर्ड हो रही है। 1956 ऑनवर्ड्स हमारे पास ये सारी हिस्ट्री मौजूद है, डाटा मौजूद है जहां पे आपको नंबर आप उस तक बैक जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले भी जो ये कहा यह जा रहा है कि यही पाकिस्तान की तारीख का हाईएस्ट नंबर है। अब जो आपने दूसरा सवाल रेज किया कि शरह सूद क्या होगी, IMF पाकिस्तान को कहता है कि शरह सूद जो है वो होनी चाहिए जो महंगाई का जो रेट है उससे ज्यादा हो, वो फ्यूचर का एवरेज रेट लेते हैं। इस वक्त अगर आप देखें तो 29% आपका है एवरेज महंगाई की जो आपकी शरह है पहले जो 11 माह की, जबकि ओवरऑल तो आपको पता रेट 38% है। कोर इन्फ्लेशन एक और नंबर होता है। कोर इन्फ्लेशन वो नंबर है जिसमें आप खाने पीने की अशिया की जो चीजें हैं उसकी इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है वो उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, और दूसरा एनर्जी, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में कैटेगरीज के बारे में ये कहा जाता है कि ये बड़ी वोलाटाइल होती है, बड़ी स्पीड से ऊपर नीचे जाती है। तो एग्जैक्ट जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं माशरे के अंदर क्या वो आपकी कंट्री के अंदर क्या शरह है उसकी, वो आप फिर कोर इन्फ्लेशन से गेज करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, अगर आप सिर्फ कोर इन्फ्लेशन का नंबर देखें मई का तो ये बड़ा ही एक अलार्मिंग नंबर है। अर्बन एरियाज में 20% है कोर इन्फ्लेशन का रेट, और देहातों में ये जो शरह ये 27% है। तो इसका मतलब ये कि ये सिर्फ खाने पीने की अशिया की वजह से ही नहीं मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ी, इसके और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और ये क्रॉस द सेक्टर्स जो जाके महंगाई है वो लोगों को हिट कर रही है। तो अगर इसको बेस बना के भी अगर हम देखें तो आज जो शरह सूद है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डिटरमिन करता है वो नेगेटिव हो चुकी है। तो अगर पाकिस्तान चाहता है कि उसको 9वां रिव्यू मुकम्मल करना है तो फिर लग ऐसे रहा है कि हुकूमत को या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को एक दफा फिर काफी ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट्स में। अगर नहीं करेगा तो फिर कामरान शरह सूद जो है वो आपको जो प्रोग्राम में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 4-5 जो बड़ी वजूहात हैं, लेकिन उससे पहले इंटरेस्ट रेट की आपने बात की ना, इंटरेस्टिंग है यहाँ पे कंपैरिजन। जब हमारे यहाँ ये महंगाई के रिकॉर्ड फिगर आए हैं तो श्रीलंका ने कल उनके स्टेट बैंक ने उनके पहली मरतबा 3 सालों में जो शरह सूद है उसमें कमी का ऐलान किया है। अब 16.5 से कम करके उन्होंने 14% की है। वजह क्या है कि पहली मरतबा हमारे यहाँ तो महंगाई आसमान को छू रही है, वहां पर मई में जो है अप्रैल के मुकाबले में 10% कमी हुई है महंगाई में। पहले अगर कोई शायद 35-35.5% थी तो मई में 25% हो गई है। उससे क्या एक इंडिकेट करता है कि यही महंगाई की शरह श्रीलंका में सितंबर में 70% थी और श्रीलंका ने डिफॉल्ट किया है।
लेकिन जब वो IMF के प्रोग्राम में गए हैं, अपने फंडामेंटल्स को उन्होंने ठीक किया है, तो विद इन ए ईयर या 1.5 साल के अंदर अब उनकी इकोनॉमी जो है वो बाउंस बैक करना शुरू हो गई है। तो इसमें लेसन क्या है पाकिस्तान के लिए कि अगर हम एक दफा फैसला कर लें कि बजाय इसके कि बिट्स एंड पीसेस में, लोगों को तकलीफ तो वैसे ही दे रहे हैं, सारे पेनफुल डिसीजन कर रहे हैं, लेकिन बिट्स एंड पीसेस में, लेकिन एक ही दफा वंस एंड फॉर ऑल मुश्किल डिसीजन कर लें, शायद 6 महीने 8 महीने 1 साल लगेगा, तो फिर आप बाउंस बैक कर लेंगे। तो ये श्रीलंका की एग्जांपल जो है हमारे सामने है। यही आर्गुमेंट जो है वो IMF देता है जब हम उनसे बात करते हैं कि हमने इतना इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिया, उसके बावजूद महंगाई जो है वो कम नहीं हो रही। तो उनका भी यही ख्याल है कि जितना भी आपने इंक्रीज कर दिया है, 21% शरह सूद भी तारीख की हाईएस्ट एवर है, उनका ये भी कम है जितना आपके प्रिवेलिंग आपकी इन्फ्लेशन और जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं। तो वो तो 26-27% की बात पहले से कर रहे हैं, हमने ही 21% किया हुआ है। हाँ। तो एक तो ये फैक्टर, लेकिन महंगाई बढ़ने की क्या वजूहत हैं? बाकी सारे जो एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो तो ये बात कर रहे हैं। अगर हुकूमत ये खुद बात करे तो शायद वो दूसरों को ये समझ आ जाए, और हुकूमत में भी ये वजारत खजाना नहीं कह रही। प्लानिंग कमीशन ने एक वर्किंग पेपर टेबल किया है एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के सामने, जिसका आज इजलास हुआ है, और उसने अगले माली साल का इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और तरक्याती प्रोग्राम की भी मंजूरी दी, जिसके ऊपर हम कल के प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन जो 5 बड़ी वजूहत क्या है पाकिस्तान के अंदर महंगाई जो है वो रिकॉर्ड एवर है, आपकी हाईएस्ट एवर इन्फ्लेशन रेट है। प्लानिंग कमीशन के मुताबिक जो सबसे बड़ी वजह है कि सप्लाई चेन जो है, जो आप चीजें आपको मिलती हैं, जो आप मार्केट में लेने चाहते हैं, उसकी जो सप्लाई चेन है वो टूट चुकी है, उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? एक तो सैलाब का फैक्टर था, और दूसरा जो उन्होंने कह रहे हैं कि कीमतें बढ़ गई चीजों की, फिर मोर इंपॉर्टेंटली जो रॉ मटेरियल्स थे जो दरामद होने थे, और दरामदात के ऊपर कदगन लगने की वजह से वो रॉ मटेरियल्स पाकिस्तान नहीं आए, उनकी पैदावार नहीं हुई, मार्केट्स के अंदर वो अशिया नहीं पहुंची। तो ये जो वजह नंबर 1 उन्होंने बताई, रीजन नंबर 1 महंगाई बढ़ने की, ये सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस की हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि जो इनपुट प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तीसरी वजह कि हुकूमत ने जो कदगनें लगाई हैं इंपोर्ट्स के ऊपर, उसका इंपैक्ट। और चौथी बड़ी वजह कि करेंसी डिवैल्यूएशन जो हुई है, जो जितने रुपए की कदर में कमी हुई है पिछले 1 साल में, उससे पाकिस्तान में बेतहाशा महंगाई हुई। और 5वीं वजह जो ये जो खुद हुकूमती पेपर के अंदर लिखा हुआ है कि हुकूमत ने जो कीमतों में इजाफा किया है, पेट्रोल की कीमतों में, डीजल की कीमतों में, बिजली की कीमतों में और गैस की कीमतों में, इन तमाम फैक्टर्स की वजह से पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन रेट है वो रैकेट जो है वो उसने वो बनाया 38% का। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कामरान कि जून में क्या इंडिकेटर आता है, लेकिन करेंसी डिवैल्यूएशन विल रिमेन एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। और मेरे लिए तो इसमें सबसे बड़ा कंसर्न वाली ये बात है कि ये तमाम जो महंगाई में इजाफा हुआ, इसकी एक वजह यह है कि हमने IMF की शराइत पर अमल किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बावजूद हम IMF का प्रोग्राम जो है वो बहाल नहीं करवा सके। ये बहुत अलार्मिंग बात है। ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे क्या जो हुकूमत बजट बना रही है वो रियलिस्टिक होता है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज से चंद रोज के बाद हुकूमत जो है वो नया बजट पेश करेगी, तमाम नजरें उस पर हैं, लेकिन आज एक फैक्टर के ऊपर हम जरूर बात करेंगे, और वो ये है कि ज़ाहिर है कि हर साल जब भी गवर्नमेंट बजट बनाती है तो एक एवरेज प्राइस लेती है कि जो रुपए की कदर क्या होगी डॉलर के मुकाबले में। तो इस दफा शहबाज जो गवर्नमेंट जो फिगर लेना चाह रही है जो अगले माली साल के लिए, वो 290 रुपए डॉलर के अगेंस्ट। डू यू थिंक ये रियलिस्टिक है? ऑलरेडी आई थिंक 285 पे हम ट्रेड कर रहे हैं। अभी IMF के साथ डील हमारी बहाल नहीं हुई, और पिछले साल का अगर आप देखेंगे जो माली साल कंक्लूड हो रहा है 186 रुपीज उस वक्त हमने एक बेंचमार्क रखा था, लेकिन कहां पे आके खड़ा हुआ वो भी हमें पता है। तो ये क्या गवर्नमेंट किसको धोखा दे रही है? मतलब वो किसी को भी धोखा नहीं दे रही, ये एक अपने आप को धोखा दे रही है। डेमोक्रेसी की और पॉलिटिकल लीडरशिप की हमेशा से एक बड़ी उनके मासूम सी ख्वाहिशात होती हैं, वो उन ख्वाहिशात को पूरा कर रहे हैं। कर लें, ये भी करके देख लें। पहले तो ये बता दें कि एक्सचेंज रेट की अहमियत क्या होती है बजट में। नाज़रीन, जब बजट बनता है तो उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो आपकी डोमेस्टिक नीड्स होती हैं, जरूरियात होती है, और दूसरी आपकी एक्सटर्नल जरूरियात होती हैं। वो महसूलात की मद में भी हो सकती हैं, आपकी जो है वो आपने कर्जे लेने होते हैं या कुछ अदायगियां करनी तो उस मद की भी हो सकती है। अगर बाहर से कोई इनफ्लो आना है तो किस डॉलर प्राइस के ऊपर आप उसको ट्रांसलेट करेंगे, और आपका आउटफ्लो होना है तो उसके लिए क्या होगा। 3-4 बड़ी चीजें हैं जो कि रुपए की और डॉलर की जो वैल्यू है उसको वो अफेक्ट करती है बजट बनाने के मकसद के लिए। सबसे बड़ी जो चीज होती है कि जो हमने गैर मुल्की कर्जा अदा करना है उसके ऊपर जो सूद देना और प्रिंसिपल अमाउंट देनी है, उसके लिए
कितना आपको रुपया चाहिए होगा अगले माली साल में। फॉर एग्जाम्पल अगर 25 अरब डॉलर पाकिस्तान ने वापस करना है तो 25 अरब डॉलर किस रेट के ऊपर एसेस होगा। अगर वो 300 रुपए का डॉलर होगा तो उसके लिए और ज्यादा डॉलर चाहिए, आपको रुपया चाहिए होगा। अगर वो 285 रुपए के ऊपर एसेस होगा या 290 के ऊपर जो हुकूमत मुकर्रर किया हुकूमत ने, तो आपको कम रुपया चाहिए होगा। इस दफा जो 290 रुपए का एक डॉलर की बेस के ऊपर इन्होंने एक्सचेंज रेट तय किया है, अगले माली साल में जो कर्जों के ऊपर सूद की अदायगियां वो 900 अरब रुपए से 1000 अरब रुपए के दरमियान रहेंगी। लेकिन अगर प्राइस इससे ज्यादा हो जाती है तो जितना भी ये बजट रखा जाएगा ये कम पड़ जाएगा और फिर हुकूमत को सप्लीमेंट्री बजट देना पड़ेगा, जो इस साल भी दिया जा रहा है। दूसरा, पाकिस्तान के जो फॉरेन मिशन हैं, जो हमारी वजारत खारजा उसके मुख्तलिफ ममालिक में जो एम्बेसीज हैं, उसके फिर अखराजात होते हैं। वो अखराजात भी इसी बेस के ऊपर बनाए जाते हैं, इस एक्सचेंज रेट के ऊपर। जो फिर हमारा तीसरा दिफा का बजट होता है, दिफा के बजट में भी इंपोर्ट्स का एक कंपोनेंट शामिल होता है। तो वो जो इंपोर्ट्स हैं, अगर आप उसको 300 डॉलर के ऊपर असेस करेंगे तो उसकी वैल्यू और बनेगी, और अगर उसको आप 290 रुपए के डॉलर के ऊपर असेस करेंगे तो उसकी वैल्यू और बनेगी। इसी तरह इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, उसकी बहुत सारी फॉरेन पोस्टिंग्स हैं। कॉमर्स मिनिस्ट्री है, उसके ट्रेड काउंसलर्स, मिनिस्टर्स, वो मुल्क से बाहर वो अपनी फराइज अंजाम देते हैं, तो उनकी अदायगियां हैं। कामरान, ये वो सारे फैक्टर्स हैं वो डिटर्मिन करते हैं। अब इस साल क्या हुआ, 186 रुपए का इन्होंने इब्तदाई तौर पर बजट का नंबर दिया कि 186 रुपए का हमारा एवरेज एक्सचेंज रेट अगले साल होगा। 186 के बजाय अब जो नंबर है वो 249 रुपए का एवरेज रेट आया, कोई 34% उससे ज्यादा। उसका नुकसान क्या हुआ, आपके इंपोर्ट्स के लिए, दिफागी इंपोर्ट्स के लिए पैसा कम पड़ गया रुपए, फॉरेन ऑफिस को सप्लीमेंट्री ग्रांट लेनी पड़ी, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को सप्लीमेंट्री ग्रांट लेनी पड़ी, कॉमर्स मिनिस्ट्री को सप्लीमेंट्री ग्रांट लेनी पड़ी, और सबसे बढ़कर जो हमने गैर मुल्की अदायगियां करनी है कर्जों के ऊपर सूद की, उसके लिए कम से कम मेरा ख्याल है कि 200 अरब रुपए की एक सप्लीमेंट्री ग्रांट सिर्फ इस वजह से कि आपने एक बेंचमार्क एक्सचेंज रेट अनरियलिस्टिक। लेकिन इसके अंदर दो मेरे नुक्ते हैं। एक, इसके अंदर मेरा नुक्ता ये है कि एक, ये डिटर्मिन कैसे करते हैं कि पूरे अगले साल का आपने एक एवरेज निकालनी है, इसका क्या मैकेनिज्म है, या बस वैसे ही करते हैं। दूसरी, ये इसके अंदर फर्ज करें कि मैं गवर्नमेंट को यहाँ पे लेट से बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ। अगर गवर्नमेंट यहाँ पे, आपने कहा कि जी 290 रुपए इस दफा उन्होंने एक्सचेंज रेट लगाया है, अगर यहाँ पर वो रियलिस्टिक होते और कहते कि जी 350 रुपए है, अब हमारे यहाँ फिर मार्केट के अंदर अगर गवर्नमेंट खुद कह रही है कि साल के एंड पर एवरेज रेट शायद 350 रुपए होगा, तो आपको पता है कि डॉलर लोग यहाँ पे जखीरा करते हैं। तो डू यू थिंक कि ये भी गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर वो रियलिस्टिक फिगर देंगे तो उससे मार्केट में स्पेकुलेशन होगी, लोग डॉलर्स और होल्ड करना शुरू कर देंगे, ये फैक्टर भी हो सकता है? डू यू थिंक? देखिए, ये फिगर किसी को तो देना नहीं होता, ये तो इंटरनल एक्सरसाइज के लिए इस्तेमाल होता है। नहीं, हमारे यहाँ फिर वो लीक, तो जिस तरह आप बात कर रहे हैं, ये खबर तो लीक हो गई, खबर लीक हो गई, हमने इसलिए किया ना कि हम शायद उसको और तरीके से रिप्रेजेंट करते। लास्ट ईयर मैंने ये खबर की थी बजट के बाद, शायद मैंने बजट से पहले नहीं की थी, हमें पता था कि उसका रेट का तय हो रहा है। अब वो एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है। अच्छा, आपने कहा कि इसको रेट वर्कआउट कैसे होता है। आप देखते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट्स डॉलर्स की कितनी है अगले साल की, और आपकी उसके मुकाबले में आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स क्या है, एक्सचेंज आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का लेवल क्या है, रेमिटेंसेस कितनी होंगी, आपकी एक्सपोर्ट्स कितनी होगी, आपकी इंपोर्ट्स की नीड्स क्या होगी, तो उसके मुताबिक ये सारा एक नंबर असेस होता है। इंटरनली जो मेरे जराए बता रहे हैं, इनका ये ख्याल था कि अगले साल का जो एवरेज एक्सचेंज रेट आएगा वो कुछ 300 से 310 रुपए का आएगा, कंजर्वेटिव भी अगर हो। कंजर्वेटिव तो प्रोबेबली जो अप्रूवल भी मांगा गया था वो शायद 300 रुपए का मांगा गया था, मेरे ख्याल से उसको फिर 200 नहीं। अगर तो ऐसा होता है तो आई थिंक पाकिस्तान वो टेक इट। कहां पहले 186 इस माली साल का था और 249 एवरेज है, तो उस लिहाज से तो अगर 290 है, 300 310 के बीच हो, तो इसका मतलब है कि एक स्टेबल एक्सचेंज रेट होगा, इतना कोई बुरा भी नहीं है अगर ऐसा होता है। कंजर्वेटिव उन्होंने एस्टिमेट किया था। मार्केट क्या एक्सपेक्ट करती है, होता क्या है, और जिस तरह की पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, अपनी जगह पर वो सारी चीजें हैं। बट आज इसका जितनी भी हमने सारी बात की है, उसका बॉटम लाइन ये है कि एक अनरियलिस्टिक बजट बन रहा है, और जिसकी वजह से फिर ये स्लिपेजेस बजट में आएंगे और सप्लीमेंट्री जो ग्रांट्स है उसकी अप्रूवल हुकूमत को लेनी पड़ेगी। चले यहाँ पे ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद थोड़ा तस्करा करेंगे फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कि भारत ने क्यों जो एससीओ के मेंबर्स हैं इस हफ्ते उनको हैरान कर दिया, कैसा ऐलान किया। ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस हफ्ते भारत की तरफ से एक अचानक ऐलान हुआ जिसने हैरान कर दिया, और ऐलान यह था कि आपको पता है कि भारत के पास इस वक्त जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सदारत है। इसमें 8 मुल्क हैं, जिसमें पाकिस्तान, चीन, रूस, भारत और जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं। तो क्योंकि सदारत उनके पास है, आपको पता है कि मई के शुरू में
गोवा में काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, तो 4 जुलाई को न्यू दिल्ली में इसका समिट होना था, यानी कि सरबराही इजलास होना था। लेकिन भारत की तरफ से इस हफ्ते अचानक ऐलान किया गया कि ये जो सरबराही कॉन्फ्रेंस है इस दफा वर्चुअली होगी, यानी कि ऑनलाइन होगी। अब ये हैरान कौन इसलिए था शहबाज, क्योंकि जाहिर है कि जब से कोविड आया था तो उसके बाद बहुत सी ये मीटिंग होती रही हैं, हाइब्रिड मॉडल भी था, वर्चुअली मीटिंग्स भी होती थी, लेकिन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स या 1 साल से आप कह लें कि चीज़ें काफ़ी ईज आउट हो गई हैं, क्योंकि उससे कोविड के वो प्रोटोकॉल्स नहीं हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं। इसी वजह से काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की भी इन पर्सन मीटिंग हुई, बाकी भी जितने ज़्यादातर इजलास हुए वो इन पर्सन हुए। तो इस ऐलान ने कम अज़ कम मेरे ख्याल में लोगों को हैरान किया कि आखिर इसकी वजह क्या है। मतलब एटलीस्ट हमारे लिए ये एक हैरान कुन जरूर था कि एक और जो मौका था, मैं भारत जा सकता था, क्योंकि जुलाई में वो मेरे ख्याल में मिस हो गया, अब नहीं जा सकते। मेरा ख्याल ये बिल्कुल ठीक हुआ। जब आप लास्ट टाइम गए थे तो भारत, आपने वादा किया था वहां पे जी हाँ मैं कुछ लेके आऊंगा, आप कुछ भी नहीं लेके आए और हमें तो नुकसान हुआ आपके जाने का। इसका मतलब आपने कोई एक वजह ये भी हो सकती है कि इस दफा आप ना रखें ताकि पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट हैं जाए नहीं, वो जाए नहीं। देखिए सीरियस नोट, ये एक चैलेंज भारत के लिए इस लिहाज से भी है कि भारत की जो एम्बिशंस है वो ग्लोबल है, वो अपने आप को एक बहुत बड़ी ताकत आप समझता है। अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो भारत बहुत स्पीड से ग्रो कर रहा है, तो उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। बट एट द सेम टाइम मैंने ये बात एक दफा पहले भी कही, आपका तो ये सब्जेक्ट है कि जब तक भारत अपने जो रीजनल ममालिक है उनके साथ ताल्लुकात को ठीक नहीं करेगा, या एटलीस्ट इतना नहीं होगा कि दोनों कंफर्टेबली दूसरी कंट्रीज में जाके एक दूसरे की मीटिंग्स अटेंड कर सकें, उनके सरबराहान एक दूसरे की कंट्रीज में जाके विजिट कर सकें, तो तब तक भारत की जो ग्लोबल एम्बिशंस हैं वो भी कोई इतनी ज्यादा उसमें सक्सेस नहीं होगी। अगर भारत का ये खदशा था कि चीन के सदर जो है प्रेसिडेंट शी वो दौरा नहीं करेंगे, जो उनके डिस्प्यूट्स हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, ऑल्दो वो तजारत उनकी अभी भी जारी है, या ये कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ नहीं जाएंगे, तो उस वजह से उनका समिट का उस तरीके से उनको, या वो क्या जाएंगे, मैं आपको बताता हूं 2-3 जो फैक्टर्स मैंने जानने की कोशिश की कि क्या वजूहात हैं। आई थिंक 2-3 फैक्टर उसमें सामने आए हैं। एक जो इतलात आ रही है कि शायद जो चीन के सदर हैं उन्होंने कंफर्म नहीं किया था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, जो इंडिया के लोग कहते हैं कि वो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन जाहिर है कि अगर, और दूसरा जो रूस के सदर हैं उनका भी अवेलेबिलिटी का कोई इतना पता नहीं था। तो अगर भारत अपने आप को, आपने कहा कि ग्लोबल एम्बिशन है, वो शोकेस करना चाहता है कि वो इस तरह के बड़े इवेंट्स करवा के, और अगर 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर रूस और चीन उनके सदूर वहां पे ना आए तो डेफिनेटली एक ये डिप्लोमेटिक एम्बैरसमेंट हो सकती है। दूसरा इसके अंदर एक और फैक्टर है कि भारत ने जानबूझ के, आपको पता है कि इसी महीने तीसरे हफ्ते में जो प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के, वो स्टेट विजिट पे जा रहे हैं अमेरिका के, और भारत अमेरिका से, वेस्ट से जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी वो लेना चाहता है, और उनके ख्याल में इस मौके के ऊपर जो चीन और रूस, 2 मगरिब के सबसे आप कह लें कि बदतरीन इस वक्त हरीफ हैं, उनको इस मौके पे होस्ट करना, दैट मे सेंड अ रॉन्ग सिग्नल टू देयर वेस्टर्न एलाइज, एक ये वजह उन्होंने कहा कि हो सकती है। फिर चीन का आपको पता है कि उनके साथ अभी भी भारत का बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। रूस का जो मामला है यूक्रेन में, अभी भी जो वेस्ट है वो उनको आइसोलेट करना चाहता है, तो शायद जो भारत है एससीओ के फोरम के जरिए उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता। भारत एक और भी जो वहां पे मेरी लोगों से बात हुई, वो कहते हैं क्योंकि ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, सितंबर में क्योंकि G20 का समिट होना है भारत के अंदर, भारत की सदारत, जो G20 की सदारत भी उनके पास है, तो चीन के सदर और जो रूस के सदर है ये आएंगे, तो इससे कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता। तीसरा जो एक और फैक्टर जिसके बारे में बात की जा रही है कि कहीं ना कहीं शायद पाकिस्तान भी उसमें हो सकता है, वो इसलिए कि जब गोवा में काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई तो वहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी गए, तो एससीओ का जो बाकी जो भी इवेंट था उसको वो ओवरशैडो कर गए, और पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात की बात होती रही। भारत अब ये नहीं चाहता, भारत अपने आप को पाकिस्तान के साथ नत्थी होकर देखना नहीं चाहता। तो अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहां पे जाते, वंस अगेन इंटरनेशनल जो मीडिया है वो हेडलाइंस बनती कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आए हैं, क्या उनकी मुलाकात होगी, फिर कुछ स्टेटमेंट्स होती, तो वो चीजें ओवरशैडो कर जाती। तो उसको सामने रखते हुए भारत ने यही मुनासिब समझा कि इसका जो इजलास है बेहतर है कि ऑनलाइन करवा लिया जाए। मेरा ख्याल ये कोई ठीक है, उनके अपनी रीजंस होंगी और भारत को पता है उसके क्या फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं और कैसे अचीव कर सकता है, मगर इतनी कोई कन्विंसिंग रीजंस ये नहीं है इस चीज को करने के लिए, ऑनलाइन इस चीज को वर्चुअली करने के लिए। सितंबर में अगर होता तो दैट्स अ सेपरेट थिंग, तो इसका मतलब ये है कि फिर आप शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अपनी कोई अहमियत नहीं है, ये भी 10+, ये भी और बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आई थिंक इन फ्यूचर में वो यही कह रहे हैं कि कुछ लोगों का ख्याल है कि भारत इसमें मिसफिट नजर आता है। आप देखें ना कि उसमें चीन है, रशिया है,
पाकिस्तान है, अब ईरान भी शायद शामिल हो जाएगा, उसके अलावा सऊदी अरब जो है डायलॉग पार्टनर बन गया है, फ्यूचर में उसके भी शामिल होने के इम्कानात हैं। तो बात ये हो रही है कि ये एक नया जो ब्लॉक है, जो वेस्ट से उनकी जो पॉलिसी कॉन्फ्लिक्ट करती है, जो भारत है आपको पता है कि उसकी जो अलाइनमेंट है दैट इज टुवर्ड्स द वेस्ट। तो शायद ये फ्यूचर में ये इसको डाउन प्ले कर रहा है इंडिया फॉर द वेरी ऑब्वियस रीजंस कि जी शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा अहमियत देने की बजाय वो G20 को, जिसमें ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन, इसकी पॉसिबिलिटी डेफिनेटली हो सकती है। बहरहाल ये हैरान कुन मेरे ख्याल में फैसला था उनकी तरफ से। चले जहां पे ये बातें होती नहीं, पाकिस्तान इंडिया की अगर बात करें तो आज पाकिस्तान ने, आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो भी मामलात हैं तो अक्सर जो खास करके जो फिशरमैन हैं वो जब वायलेट करते हैं जो टेरिटोरियल जो बॉर्डर्स हैं पानी के, तो अरेस्ट कर लिए जाते हैं। आज पाकिस्तान ने खैर सगाली के जज्बे के तहत कई जो भारतीय फिशरमैन हैं उनको छोड़ा है, और उस पर एक अच्छी बात की बिलावल भुट्टो जरदारी ने, फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के, एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ये जो इस तरह के ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज हैं, पाकिस्तान और भारत को इनको ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज को ही देखना चाहिए, बियॉन्ड या उस तनाजुर में नहीं देखना चाहिए जो पाकिस्तान और भारत के स्टेट ऑफ रिलेशनशिप है। अगर हम ये चीज भी कर लें दोनों, तो आई थिंक दैट विल ऑल्सो बी अ वेरी पॉजिटिव थिंग कि कुछ चीजों को आप डी लिंक करें जो आपके स्टेट ऑफ रिलेशनशिप है, वो जेन्युइनली पाकिस्तान की तरफ से हो या भारत की तरफ से हो। गरीब बेचारे जो मछेरे हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, सम टाइम जाहिर है कि वायलेट उनसे हो जाता है, लेकिन कई कई महीनों कई सालों एक दूसरे की जेलों में बगैर जाहिर है कि वायलेशन तो की होती है, पड़े रहते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो खराब है। लेकिन ये एक अच्छी मेरे ख्याल में ऑफर भी है और अच्छा जेस्चर है ऑन पार्ट ऑफ पाकिस्तान कि इनको हमें डी लिंक करना चाहिए जो पाकिस्तान और भारत के स्टेट ऑफ रिलेशनशिप है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।